नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। लोग लापरवाही से कुछ बयान दे देते हैं, बाद में गले की हड्डी की तरह फंस जाते हैं। वो बयान उसको न पूरी तरह से निगल पाते हैं, न पूरी तरह से उगल पाते हैं। राजनीति और सार्वजनिक जीवन में ऐसे बयान तकरीबन रोज सामने आते हैं, लेकिन मैं हर ऐसे बयान को लेकर कोई फहरिस्त नहीं बना रहा हूँ। मैं ऐसे कुल दो तीन बयानों को लेकर आज की बात करने वाला हूँ कि किस तरह लोगों की कही हुई बातें उन पर भारी पड़ती हैं। इसकी एक मिसाल छत्तीसगढ़ के पिछले मुख्यमंत्री, कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री थे। इस चुनाव में, अभी लोकसभा चुनाव जो हुआ है, इसमें राजनांदगांव से वो कांग्रेस पार्टी के संसदीय कैंडिडेट थे भूपेश बघेल। बड़े नेता हैं, कांग्रेस के ओबीसी नेताओं में देश में एक सबसे बड़े नेता हैं। काफ़ी आक्रामक तरीके से वो बोलते हैं। मुख्यमंत्री बनने के पहले वो छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। उस वक्त से वो एक बात बार बार बोलते थे कि आज से 11 बरस पहले, आज बस्तर में बड़े नक्सली हमले में कई कांग्रेस नेताओं के गुजरने की सालगिरह भी है, बरसी भी है, उसकी एनिवर्सरी है झीरम घाटी की, जिस दिन कांग्रेस ने अपने बहुत सारे नेताओं को खोया था। आज उस सिलसिले में भूपेश बघेल का एक बयान जो है याद पड़ता है। भूपेश बघेल ने कई बार ये कहा था, एक बार की बात नहीं है, कई बार कहा था। उन्होंने कहा था कि यूपीए की सरकार जैसी ही गई केंद्र से, वैसे ही ये जांच जो है झीरम की, उसको ठप्प कर दिया गया। उसके एफआईआर में से कुछ बड़े नक्सल नेताओं का नाम निकाल दिया गया। उसकी जांच जो है वो एनआईए को दे दी गई। ऐसी कई बातें भूपेश बघेल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रहते हुए भी कहते थे। बाद में वो मुख्यमंत्री बने तब भी कहते थे। जब वो मुख्यमंत्री बने तो झीरम की जांच के लिए राज्य सरकार भी जांच करे, क्योंकि तब तक एनआईए, जो कि एक राष्ट्रीय एजेंसी है जो मोदी सरकार के मातहत काम करती है, वो एनआईए झीरम घाटी हमले की जांच तकरीबन पूरी कर चुकी थी, अदालत में ले गई थी मामले को। तो जब यहाँ पर छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री की हैसियत से भूपेश बघेल ने तय किया कि राज्य सरकार भी इसकी जांच करेगी, एक एफआईआर हुई झीरम को लेकर, उस पर जांच शुरू हुई। एनआईए उसके खिलाफ छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट गई। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कहा कि नहीं, जब एनआईए जांच कर रही है तो छत्तीसगढ़ सरकार नहीं कर सकती इसकी जांच। तो छत्तीसगढ़ की एफआईआर जो है वो खारिज हो गई थी। इसके खिलाफ भूपेश बघेल की सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला लिया कि एनआईए की जांच चाहे जो भी रही हो, छत्तीसगढ़ सरकार अपनी एफआईआर पर जांच कर सकती है। उसके ऊपर एक एसआईटी, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम खड़ी की गई, बनाई गई। यहाँ पे विशेष जांच दल बनाया गया। भूपेश बघेल का कार्यकाल पूरा हो गया, वो एसआईटी किसी किनारे पहुंच नहीं सकी। तो झीरम को लेकर जो एनआईए की जांच है, जिसको लेकर वो एनआईए विशेष कोर्ट में गई हुई है, वही आखिरी जांच है। भूपेश बघेल लगातार इस बात को कहते रहे। जब वो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष थे तब भी, मुख्यमंत्री थे तब भी, उन्होंने कहा कि झीरम की साजिश के सबूत उनकी जेब में है और कोई सही जांच होगी तो वो उसको दे देंगे। बड़ी बात थी। झीरम को नक्सल हमले से परे एक साजिश कहना भी बड़ी बात थी। कई लोग कांग्रेस के ही कुछ नेताओं पर शक करते थे जो नहीं गए थे उस मौके पर वहां। उनका कहना था कि कांग्रेस के कोई नेता इसके पीछे हो सकते हैं। 15 साल रमन सिंह मुख्यमंत्री थे। उनका कार्यकाल का जितना भी हिस्सा झीरम हमले के बाद था, उन्हीं के कार्यकाल में ये हुआ था। उन्होंने कांग्रेस के नेताओं पे साजिश की कोई तोहमत नहीं लगाई थी कभी भी। मुझको याद है वो दिन, जिस दिन झीरम का हमला हुआ, उसके अगले दिन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह
यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी, राहुल गांधी, शायद उस वक्त के गृह मंत्री भी, ये सारे लोग रायपुर पहुंचे थे। यहाँ के राजभवन में बैठक हुई थी जिसमें शेखर दत्त गवर्नर थे, जिसमें सुनील कुमार राज्य सरकार के चीफ सेक्रेटरी थे, वो मौजूद थे, और उस वक्त के डीजीपी रामनिवास ये भी मौजूद थे वहाँ पे। उस मीटिंग में बड़ी शर्मिंदगी की हालत होने वाली थी। भड़के हुए थे दिल्ली से आए हुए नेता। मनमोहन सिंह शांत रहते हैं आमतौर पर, लेकिन वो भी जानना चाहते थे, राहुल गांधी भी जानना चाहते थे कि कैसे हुआ ये, कैसे इतना बड़ा हमला हो गया, कहाँ थी राज्य की सुरक्षा व्यवस्था, कहाँ था इंटेलिजेंस। मुझको याद है उस बैठक में, मुझको बाद में शेखर दत्त जो उस वक्त के गवर्नर थे उन्होंने ये बात बतलाई कि सुनील कुमार ने किसी तरह से ये मामला संभाला, किसी तरह से। इसकी कुछ एक वजहें थीं। शेखर दत्त जब रायपुर के कमिश्नर थे अविभाजित मध्य प्रदेश के समय 80 के दशक में, उस वक्त सुनील कुमार उनके मातहत कलेक्टर थे यहाँ पे, और दोनों के बीच परस्पर बड़ा सम्मान था, लगाव था। दोनों खांटी ईमानदार थे। नौकरशाही में ये बात चर्चा के लायक है, दोनों ही बड़े ईमानदार थे। दोनों का एक दूसरे के प्रति बड़ा प्रेम था, सम्मान था। तो जब शेखर दत्त छत्तीसगढ़ के गवर्नर थे झीरम घाटी के समय, और सुनील कुमार चीफ सेक्रेटरी थे, और जब डीजीपी रामनिवास बोल नहीं पा रहे थे बैठक में, हड़बड़ा गए थे, दहशत में थे, क्योंकि डीजीपी थे, उन्हीं के मातहत हुआ था ये सब। तो सुनील कुमार ने मोर्चा संभाला था। उन्होंने प्रधानमंत्री की अनुमति लेकर बोलना शुरू किया। जब प्रधानमंत्री और सोनिया गांधी और राहुल गांधी इस पर असहमत थे, तो उस वक्त सुनील कुमार ने याद दिलाया प्रधानमंत्री को कि मैं भी कुछ महीने पहले तक आपकी सरकार के मातहत ही दिल्ली में ही काम कर रहा था। आप ही ने मेरा एक्सटेंशन भी किया था वहाँ काम करते हुए। तो खैर उस दिन बात किसी तरह से संभल गई, वरना ये था कि किसका सिर जाएगा, किसका सिर कटेगा, ये बात थी। सुनील कुमार ने कहा कि अगर किसी का सिर इस पे काटना ही है तो मैं अपना सिर सामने पेश करता हूँ। ऐसी बात कहने के लिए हौसला लगता है। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, गवर्नर, सोनिया, राहुल, सबके सामने, शायद गृह मंत्री भी थे, केंद्रीय गृह मंत्री, सबके सामने सुनील कुमार ने बात कही थी। लेकिन खैर वो बात आई गई हो गई। मैं केवल एक अपनी याद आपके साथ शेयर कर रहा था। अब भूपेश बघेल लगातार इस बात को बोल चुके हैं, कई बार सार्वजनिक रूप से इस बात को बोल चुके हैं कि झीरम घाटी के हमले की साजिश के सबूत उनकी जेब में है। बड़ी बात है, ये बड़ी बात है। ये विपक्ष के नेता या प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहते हुए भाजपा सरकार से, देश की भाजपा सरकारों से ये बात कहना समझ आता है, लेकिन भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्री बनने के बाद भी ये बात कही थी। मेरे पास उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं है, लेकिन ऐसी बहुत सारी खबरें हैं, समाचार हैं जिसमें उन्होंने ऐसा कहा था। मैंने कई लोगों से बात करके इसको कंफर्म भी किया है कि उन्होंने ऐसा कहा था बार बार। अब एक नई चीज आ गई। नई चीज ये आ गई कि जिस कवर्धा से प्रदेश के मौजूदा गृह मंत्री विजय शर्मा विधायक हैं, वही कवर्धा था जहां से पिछली बार मोहम्मद अकबर विधायक थे, और काफ़ी हिंदू मुस्लिम तनातनी वहां पर विधानसभा चुनाव के पहले भी चल रही थी। विजय शर्मा आज गृह मंत्री हैं। जब झीरम घाटी की आज बरसी है तो उन्होंने ये कहा कि भूपेश बघेल बार बार ये कहते थे कि झीरम घाटी की साजिश के सबूत उनकी जेब में है, तो उनकी जेब टटोल लेंगे। ये बात है तो राजनीतिक। ये बात एक गृह मंत्री की हैसियत से भी वो कह सकते हैं कि अगर ऐसी साजिश के सबूत किसी के पास हैं
तो उसको देख लिया जाएगा, टटोल लिया जाएगा। किसी भी साजिश के सबूत तो लोग ढूंढ ही सकते हैं। विजय शर्मा तो आज गृह मंत्री हैं। भूपेश बघेल काफ़ी तल्ख हो गए इसके ऊपर। उन्होंने विजय शर्मा के जेब टटोलने वाले बयान को अपने गिरेबान को पकड़ना मान लिया। हालांकि मैंने पढ़ा है, पूरा समाचार वीडियो देखा है, विजय शर्मा ने कॉलर पकड़ने की बात नहीं कही है, लेकिन भूपेश बघेल ने अपनी जेब टटोलने के लिए जो बात विजय शर्मा ने कही थी उसको अपने गिरेबां पकड़ने की बात कह दी। थोड़ा उसको एक नाटकीय ट्विस्ट दिया है, मोड़ दिया है उसको। अब यहाँ पर एक सवाल उठता है, बुनियादी सवाल। गृह मंत्री की हैसियत से विजय शर्मा भूपेश बघेल की जेब में हाथ डाल के सबूत निकाले न निकाले, मैं उस पर नहीं जाता। अगर केवल एनआईए जांच कर रही है तो विजय शर्मा का अधिकार क्षेत्र भी नहीं बनेगा, क्योंकि एनआईए केंद्र सरकार के मातहत काम करने वाली केंद्रीय एजेंसी है। विजय शर्मा उसकी तरफ से भूपेश बघेल की जेब में हाथ नहीं डाल सकते। लेकिन एक दूसरा सवाल उठता है, जांच एनआईए की चल रही हो, चाहे जांच राज्य सरकार की पुलिस कर रही हो, जो कि भूपेश बघेल के मुख्यमंत्री रहते एफआईआर जिंदा हो गई थी और एक विशेष जांच दल बना दिया गया था। भूपेश बघेल की जेब में अगर झीरम की साजिश के सबूत हैं तो उनको क्या करना चाहिए था? उनको जाहिर तौर पर जो भी जांच एजेंसी थी, चाहे एनआईए हो चाहे राज्य की पुलिस हो, उनको ये सबूत दे देने चाहिए थे। हो सकता है मोदी सरकार के मातहत की एनआईए पर उनका भरोसा न हो, लेकिन अपने मुख्यमंत्री रहते तो राज्य की पुलिस की जांच उन्होंने शुरू करवा दी थी। एफआईआर हुई थी, फिर सुप्रीम कोर्ट से मंजूरी भी मिल गई कि हाँ राज्य कर सकता है जांच। तो भूपेश बघेल ने अपनी जेब के वो सबूत, जेब में तो बोझ रहता है सबूत, वो सबूत राज्य की अपनी पुलिस को क्यों नहीं दे दिए? मेरा तो मानना है कि मेरे जानकारी में मेरे पास अगर किसी साजिश के सबूत हैं तो कानून के प्रति मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं उस सबूत को जांच एजेंसी को दे दूं, खासकर तब जब जांच हो रही है। अखबार के दफ्तर में मेरे पास रोज ढेरों कागज आते हैं, जमीनों के घोटाले के, सरकारी भ्रष्टाचार के, कई तरह के। मैं उनको सबको किसी जांच एजेंसी को नहीं भेज सकता। लेकिन अगर सार्वजनिक महत्व का कोई इतना बड़ा मुद्दा है, जो कि झीरम घाटी का हमला जिसमें कांग्रेस के इतने नेता मारे गए थे आज ही के दिन 11 बरस पहले, तो मेरा ये मानना है कि भूपेश बघेल का एक विधायक की हैसियत से, नेता की हैसियत से और बाद में मुख्यमंत्री की हैसियत से उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि झीरम हमले की साजिश के जो सबूत वो दावा करते हैं उनकी जेब में है, उनको जेब खाली कर देनी थी, उनको जांच एजेंसी को दे देना था। एनआईए के बाद राज्य की पुलिस भी जांच कर रही है, उसको दे देते, लेकिन उन्होंने दिया नहीं, सिर्फ उसकी बात करते रहे। तो अब विजय शर्मा ने कहा है कि उनकी जेब में सबूत है तो जेब टटोल लेंगे। तो राजनीतिक हमला भी है। आज के चुनावी माहौल में भले छत्तीसगढ़ में मतदान खत्म हो चुका है, लेकिन देश में तो चल रहा है, राजनीति हवा में अभी सरगर्म है। तो उन्होंने ये कहा है। अब सवाल ये उठता है कि विजय शर्मा की चुनौती के बाद भूपेश बघेल ने जवाब दे दिया कि क्या वो मेरे कॉलर को पकड़ लेंगे, मेरे गिरेबां को पकड़ लेंगे, इस तरह के शब्द हम सुनाते हैं। आपको वीडियो है उसका हमारे पास। इसलिए नहीं मिला है कि एनआईए ने, हमने बार बार कहा कि आप जांच नहीं कर पा रहे हैं, फाइनल रिपोर्ट आपने सबमिट कर दी, हमें जांच सौंप दें राज्य सरकार को। उन्होंने सौंपा नहीं। और गृह मंत्री से जब यहाँ आए थे, मध्य क्षेत्र की बैठक हुई जिसके उपाध्यक्ष मैं था, उसमें भी मैंने वो मांग उठाई और अनेक पत्राचार है, राज्य सरकार उसे निकाल के देख ले। मैंने एनआईए को भी पत्र लिखा था, होम मिनिस्ट्री को भी लिखा था, होम सेक्रेटरी को, सेक्रेटरी लेवल के हुई, और आखिर उन्होंने कहा चिट्ठी मत लिखिए, हम लोग आपको दे नहीं पाएंगे। इसका मतलब ही ये है कि उसमें षड्यंत्र हुआ था जिसे आप छुपाने की कोशिश कर रहे हैं और ये मजाक कर रहे हैं कि आपकी जेब में है। मतलब विजय शर्मा की हिम्मत है कि मेरी जेब से निकाल ले, निकालने की बात कर रहा है।
आप सत्ता में बैठे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि किसी के गिरेबान में आपको हाथ डालने का अधिकार मिल गया। आपको किसने अधिकार दे दिया? उसे जेब से निकालना पड़ेगा। और एनआईए की जांच क्यों नहीं की? अब हम सरकार में आ रहे हैं, एनआईए सही दिशा में जांच करेगी। केंद्र में हम सरकार में आते हैं तो एनआईए जांच करेगी। एनआईए पंगु बना के रखा है, ईडी-आईटी को पंगु बना के रखा है, अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। ये स्थिति सरकार की। स्वाति मालीवाल कह रही हैं कि अरविंद केजरीवाल भूपेश बघेल जेब को गिरेबां तक ले जा रहे हैं खुद होकर, अपने कुर्ते का जेब जो है उसको अपने गिरेबां तक ले जा रहे हैं। विजय शर्मा ने कहा नहीं है। खैर, मैं दोनों की राजनीति में जाना नहीं चाहता, राजनीति में ऐसी बहुत बयानबाजी चलती है। मैं एक संवैधानिक व्यवस्था की बात करना चाहता हूं कि जिस हमले में कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के अपने तमाम बड़े नेता खो दिए थे, अधिकतर, उसकी साजिश के सबूत अगर सचमुच ही भूपेश बघेल के पास हैं, तो जब वो संविधान की शपथ लेकर मुख्यमंत्री बने थे, मुख्यमंत्री रहते हुए क्या उनकी ये जिम्मेदारी बनती थी कि इन सबूतों को वो जांच एजेंसी को दे दें? मेरी कानून की समझ थोड़ी कमज़ोर है, मेरी जिज्ञासा ज़्यादा रहती है, इसलिए मैं सवाल ज़्यादा पूछता हूँ। वकालत मैंने कभी की नहीं, कानून पढ़ा नहीं, इसलिए मुझको ठीक ठीक नहीं मालूम है। लेकिन फिर भी मुझको लगता है कि क्या भूपेश बघेल को ये सारे सबूत दे नहीं देना चाहिए था? एनआईए को दे देते, पुलिस को दे देते, नहीं दिया उन्होंने। तो अब ये राजनीतिक बवाल बन रहा है विजय शर्मा और भूपेश बघेल के बीच। आप सोच के देखिएगा कि भूपेश बघेल को क्या करना था इन सबूतों के साथ। आप कांग्रेस समर्थक हों, भाजपा समर्थक हों, या निष्पक्ष हों, तटस्थ हों, जो भी हों, आप सोच के देखिएगा कि भूपेश बघेल को क्या करना था। एक बयान जो बरसों से वो देते आ रहे थे, आज उनके गले की हड्डी बन गया है। आज प्रदेश के गृह मंत्री मांग रहे हैं सबूत, दे दें सबूत, वो नहीं तो निकाल लेंगे जेब से। चलिए, जेब से निकालने को मैं राजनीति मानता हूँ, लेकिन क्या जांच एजेंसी भूपेश बघेल से सबूत मांग सकती है कि आपके पास जो सबूत हैं उसको दीजिए, जांच के लिए ज़रूरी है? क्या संविधान की शपथ लेने वालों लोगों के लिए ऐसे सबूत दे देना जरूरी है? क्या कहता है संविधान की शपथ किस लिए होती है? दावत देने के लिए होती है कि हरी झंडी दिखाने के लिए होती है, उद्घाटन शिलान्यास के लिए होती है, या आपके पास किसी इतने बड़े जुर्म, इतनी बड़ी साजिश के सबूत हैं तो उसको भी जांच एजेंसी को देने की जिम्मेदारी संविधान की शपथ आपके ऊपर डालती है? ये सोचने की ज़रूरत है। कानून के ज़्यादा जानकार मुझको बता सकेंगे। मैंने झीरम घाटी को लेकर जो मुकदमे लड़ रहे हैं, जो भूपेश बघेल और कांग्रेस पार्टी के कई मुकदमे लड़ते रहे हैं, एडवोकेट सुदीप श्रीवास्तव बिलासपुर हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, बहुत से मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। अभी हाल में कांग्रेस पार्टी से अलग होके वो बसपा की टिकट पर बिलासपुर संसदीय सीट से चुनाव भी उन्होंने लड़ा है। मैं उनको भी फ़ोन लगा रहा था, उनका फ़ोन नो रिप्लाई हुआ, नहीं तो मैं उनसे समझना चाहता था कि भूपेश बघेल की जिम्मेदारी क्या बनती थी। वो भूपेश बघेल के साथी भी हैं या रहे हैं कम से कम। तो खैर, ये एक मामला हुआ। अब एक दूसरा बयान, इसको छोड़ते हैं, यहाँ पे एक दूसरा बयान ये है कि मोहम्मद अकबर ने विधानसभा के चुनाव का मतदान 7 दिसंबर को पूरा हो गया था, पिछले साल 7 दिसंबर को। उसके बाद का समाचार है मेरे पास में 20 दिसंबर को कवर्धा से चुनाव लड़ने वाले उस वक्त के मंत्री मोहम्मद अकबर ने भाजपा को चुनौती दी थी कि छत्तीसगढ़ में एक भी रोहिंग्या मुस्लिम हो तो पकड़ कर दिखाए बीजेपी। बड़ी चुनौती थी, क्योंकि न केवल कवर्धा के चुनाव में बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ के चुनाव में भाजपा के बहुत सारे नेताओं ने इस बात को मुद्दा बनाया था कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने रोहिंग्या मुस्लिमों को ला कर छत्तीसगढ़ में बसाया है। बहुत बार ये बयान आए थे, जैसा आज चल रहा है ना, घुसपैठिया, पाकिस्तान,
मुस्लिम राष्ट्र के जितने स्रोत हैं, साधन हैं, उन पे पहला हक, ऐसा बहुत तरह के बयान आप देख रहे होंगे। मैं और क्यों आग को हवा दूं, याद भर दिला रहा हूं आपको, ऐसा ही बयान पिछले विधानसभा चुनाव के पहले छत्तीसगढ़ में भाजपा ने बार बार कहा था। अब अगर मुझको ठीक से याद है तो मैं आपको बतलाऊं, सरगुजा में तो भाजपा के कुछ नेताओं ने चिट्ठी लिखी थी, उन्होंने आरोप लगाए थे। भाजपा के पार्षद आलोक शुक्ला ने छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर के महामाया पहाड़ी पर रोहिंग्या मुसलमानों के आवास बनाकर रहने की बात कही थी। उन्होंने ये बात अंबिकापुर नगर निगम की आम सभा के दौरान कही थी। बड़ी बात थी ये। तो अंबिकापुर में रहने वाले टी.एस. सिंहदेव, जो पिछली सरकार में उप मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कलेक्टर को एक चिट्ठी लिखी थी। उन्होंने कहा था कि इसकी जांच कराएं। उन्होंने लिखा था कि रोहिंग्या मुसलमानों के भारत प्रवेश पर केंद्र सरकार ने रोक लगाई है, ऐसे में उनका अंबिकापुर में होना बड़ा गंभीर है, इसकी जांच होनी चाहिए, तो कलेक्टर इसकी जांच करें। जो म्युनिसिपल है वहां पे, उसमें भाजपा ये प्रस्ताव लेकर आई थी। भाजपा के पार्षद ने वहां ये कहा था कि यहाँ पे बसाया गया है रोहिंग्या मुस्लिमों को मकान बनाकर। इस पे कलेक्टर ने कहा था कि स्वास्थ्य मंत्री यानी टी.एस. सिंहदेव, उनका पत्र मिला है, उन्होंने रोहिंग्या मुसलमान होने की जांच के जो आदेश दिए हैं उस पे कार्रवाई की जा रही है, वोटर लिस्ट सारे डॉक्यूमेंट की जांच की जाएगी। टी.एस. सिंहदेव ने कहा अगर भाजपा पार्षद को पता था तो उन्होंने जिला प्रशासन को बताया क्यों नहीं? अगर ये नहीं बताया तो ये भी जुर्म है। ये जिस दिन ये बयान दिया गया उस दिन के जो राज्य के उप मुख्यमंत्री थे या स्वास्थ्य मंत्री थे, कम से कम, थोड़ा पुराना है ये बयान, डिप्टी सीएम उस दिन नहीं बने थे, उनका कहना है कि अगर भाजपा पार्षद के पास ये जानकारी थी कि यहाँ पर रोहिंग्या मुसलमानों को बसाया गया है तो उनको ये जानकारी जिला प्रशासन को या पुलिस को देनी चाहिए थी। अगर उन्होंने ये जानकारी छुपाई है तो ये भी जुर्म है। ये टी.एस. सिंहदेव ने अंबिकापुर के भाजपा पार्षद को कहा था। मैं थोड़ा सा समझने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरे पास कानून की ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन टी.एस. सिंहदेव ज़्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। उनका अगर कहना है कि अगर भाजपा पार्षद को पता था तो सरकार को न बताना जुर्म है, तो मैं सोच रहा हूं कि क्या टी.एस. सिंहदेव का यही कानून, यही संविधान, यही व्यवस्था भूपेश बघेल पर भी लागू होती है, जिनकी जेब में झीरम घाटी के हमले की साजिश के सबूत थे। ऐसा तो भूपेश बघेल ने खुद ने कहा था, जैसा कि इस भाजपा पार्षद ने सरगुजा में कहा था। क्या टी.एस. सिंहदेव की ये संवैधानिक व्यवस्था की जिसके पास सबूत हैं किसी जुर्म के, वो अगर नहीं देता है प्रशासन को, सरकार को, पुलिस को नहीं देता है तो जुर्म है? मुझको नहीं मालूम। टी.एस. सिंहदेव मंत्री हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, वित्त आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं, उनकी जानकारी ज़्यादा होगी, अंग्रेजी भी पढ़े लिखे हैं। वो अगर कह रहे हैं तो क्या ये व्यवस्था भूपेश बघेल के बयान पे भी लागू होती है? ये एक चीज़ हो गई। लेकिन मैं भूपेश बघेल के बयान पे बात खत्म कर चुका हूँ। इस मामले में चूंकि रोहिंग्या मुसलमानों पे टी.एस. सिंहदेव के बयान में ये जिक्र आया तो मैं इस कानून को वहाँ लागू करके भर देख रहा था, बाकी मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। अब मैं दूसरी चीज़ देखना चाहता हूँ कि ये बवाल जो है इस पे विजय शर्मा का क्या कहना है, जिस पे भूपेश बघेल कह रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं, एक भी रोहिंग्या मुसलमान हो छत्तीसगढ़ में तो ला के दिखाओ, सामने रखो। अब तो सरकार है बीजेपी की, विजय शर्मा गृह मंत्री हैं यहाँ पे, 5-6 महीने हो रहे हैं, अभी तक एक भी रोहिंग्या मुसलमान क्यों सामने नहीं आया? बड़ी विचित्र बात है। विधानसभा चुनाव के पहले महीने 1.5 महीने तक हवा में
खूब रोहिंग्या मुसलमान थे। जो छत्तीसगढ़ के जो टीवी चैनल हैं उनमें जो आप देखते हैं ना एक दूसरे के साथ जो होता है वहाँ, मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता, मैं किसी दूसरी प्रजाति के प्राणी का इस्तेमाल इंसानों की हरकतों को बखान करने के लिए नहीं करता, इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ। वहाँ पर रोहिंग्या मुसलमानों को लेके कितनी बहस हुई है। भाजपा के कई प्रवक्ता रोहिंग्या मुसलमान करते रहे, भाजपा के नेता मंच से बयान से रोहिंग्या मुसलमान बोलते रहे, इतनी बार बोल चुके हैं कि उसको अलग से ढूंढ के रखने की जरूरत नहीं है, इतने लोगों ने इतनी बार कहा था। अब प्रदेश के आज के गृह मंत्री भाजपा के विजय शर्मा कह रहे हैं कि इस बात में भूपेश बघेल ने रोहिंग्या शब्द जबरदस्ती जोड़ा है। उन्होंने कहा कि रोहिंग्या शब्द भाजपा के बयान में नहीं था, उनके बयान में नहीं था, इसको जबरदस्ती जोड़ दिया है भूपेश बघेल ने, ऐसा प्रदेश के गृह मंत्री का कहना है। मेरा ये मानना है, मैं गृह मंत्री पे विजय शर्मा पे नहीं जा रहा हूँ, लेकिन अनगिनत भाजपा नेताओं ने रोहिंग्या मुसलमानों का मुद्दा उठाया था। अकबर के चुनाव में कवर्धा में बहुत जोर शोर से उठाया गया था। रायपुर विधानसभा सीट से, जहां से महंत रामसुंदर दास लड़ रहे थे, जहां मुस्लिम आबादी काफ़ी है, यहाँ पर इस मुद्दे को उठाया गया था। रोहिंग्या मुसलमानों के मुद्दे को जोर शोर से उठाया गया था। सरगुजा में जांच की थी प्रशासन ने, एक भी रोहिंग्या मुसलमान वहां पे नहीं मिला था। तब सवाल ये उठता है कि रोहिंग्या मुसलमान आपने विधानसभा चुनाव के पहले एक नैरेटिव सेट किया मुसलमानों को लेकर। छत्तीसगढ़ में लगातार हमला किया रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर, और हुआ क्या? आज तक 5 महीने शायद हो चुके हैं पूरे इस सरकार को बने हुए, एक भी रोहिंग्या मुसलमान को सामने नहीं रखा गया है कि ये कवर्धा में बसा हुआ है, कि ये सरगुजा में बसी हुई है, कि ये रायपुर में है, कि कहीं भी है, एक भी नहीं। अब प्रदेश के गृह मंत्री कह रहे हैं कि रोहिंग्या शब्द जबरदस्ती जोड़ दिया गया है। मैं नहीं जानता किसने जबरदस्ती जोड़ा है, ये तो खुद होकर भाजपा के नेता विधानसभा चुनाव में बोलते रहे बार बार। मैंने खुद ने सुना है बहुत सारे बयानों में रोहिंग्या मुसलमान, बहुत सारे बयान पढ़े हैं, आम सभाओं में बोला गया है। सवाल ये उठता है कि जब आप इस तरह का कोई बयान देते हैं जिसके सबूत आपकी जेब में नहीं रहते, जिसके सबूत आपकी सरकार बनने के बाद मिल नहीं पाते हैं, तो ये बयान आप पर भारी पड़ते हैं। आज प्रदेश के गृह मंत्री को मुकरना पड़ रहा है कि रोहिंग्या शब्द नहीं कहा गया था, शायद इसलिए कि 5 महीने में रोहिंग्या मुसलमान यहाँ कोई नहीं मिल पाए, बहुत दूर है ये सरहद से। और कल किसी एक चैनल पर बहस हो रही थी, टीवी चैनल की बहस जैसी होती है वैसी ही हो रही थी। उसमें कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने भाजपा के प्रवक्ता के इसी रोहिंग्या मुसलमान के मुद्दे पर कहा कि छत्तीसगढ़ सरहदी राज्य नहीं है, देश के किनारे पर नहीं है। अगर वहाँ से म्यांमार से अगर रोहिंग्या मुसलमान हिंदुस्तान में आए हैं तो केंद्र सरकार, मोदी सरकार की जिम्मेदारी है वहाँ पे रोकना लोगों को। और अगर छत्तीसगढ़ में आके बसे हैं तो यहाँ की राज्य सरकार की जिम्मेदारी है पकड़ना। न वो रोक पाए न ये पकड़ पाए, तो हैं कहाँ रोहिंग्या मुसलमान। इस बात को लेकर थोड़ी बहस ज़्यादा गर्म हो गई थी, ऐसा मुझको पता लगा। मैंने देखा नहीं है लेकिन मुझको पता लगा कि बहस ज़्यादा गर्म हो गई थी। तो खैर, रोहिंग्या मुसलमान का मुद्दा जिन्होंने उठाया था उनको रोहिंग्या मुसलमान पेश करना चाहिए। चुनाव के पहले एक धार्मिक आधार पर, सांप्रदायिक आधार पर एजेंडा सेट करना ठीक नहीं है। ठीक इसी तरह भूपेश बघेल को भी अपने जेब से सबूत निकाल कर देना चाहिए, एनआईए को दे, राज्य सरकार को दे, किसी को भी दे। मेरा मानना है कि उनका संवैधानिक और कानूनी दायित्व है। उन्होंने मुख्यमंत्री की शपथ ली थी, उनके पास प्रदेश के इतिहास की सबसे बड़ी साजिश, सबसे बड़े हत्याकांड के बारे में अगर सबूत हैं साजिश के,
और मैं मानता हूँ है, उन्होंने कहा है, इतनी बार कहा है तो हैं उनके पास। तो बजाय इसके कि विजय शर्मा उनकी कॉलर तक पहुँच रहे हैं, गरेबां तक पहुँच रहे हैं, और जुबानी जमा खर्च से बेहतर ये है कि प्रदेश की भाजपा सरकार रोहिंग्या पेश करे, भूपेश बघेल झीरम के साजिश के सबूत पेश करे। प्रदेश की जनता जो इन दोनों तबकों को बरसों से झेल रही है, बरसों से, ये जो अंबिकापुर का सरगुजा के पार्षद का, भाजपा पार्षद का है, ये 2021 का है, बरसों से झेल रही है प्रदेश की जनता कि झीरम साजिश था, उसके सबूत हैं मौजूद। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार रोहिंग्या शरणार्थी मुसलमान बसा रही है लाके, बरसों से हम सब सुन रहे हैं। तो आज आपका, मेरा, सबका हक बनता है कि हमारे सामने सच रखा जाए। एक कहावत है पुरानी, या तो बाप पेश करो या तेरी ही करो। जब बहस बहुत ज़्यादा हो जाती है तो कुछ इस तरह का कहा जाता है। मैं माँ बाप के पे जाना नहीं चाहता, एक मैं कहावत मुहावरे की तरह सामने रख रहा हूँ इन दोनों ही पार्टियों को, दोनों ही नेताओं को। विजय शर्मा अपनी पार्टी के लिए जिम्मेदार हैं क्योंकि गृह मंत्री हैं, उनको भी देख लेना चाहिए। पुराने बयान निकाल कर 6 महीने का उनकी पार्टी के किस किस व्यक्ति ने छत्तीसगढ़ में रोहिंग्या शरणार्थियों को, मुसलमानों को बसाया था, पकड़ के सामने रखना चाहिए कि ये हैं। भूपेश को भी सबूत रखना चाहिए। 2 चीज़ें हुई। चलते चलते मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। राहुल गांधी का एक वीडियो आया है सामने, जिसमें वो कहते हुए सुन रहे हैं कि हिंदुस्तान का मीडिया ब्लैकमेलर हो गया है और छत्तीसगढ़ की सरकार ने 1000 करोड़ रुपए अपने बजट में रखा है मीडिया को देने के लिए, और चुनिंदा 10% मीडिया को दिया जा रहा है। और इस तरह से मीडिया पर दबाव बन रहा है, या मीडिया दबाव बना के और वसूल कर रहा है, कुछ ऐसी बात राहुल ने कही है। हम आपको वो वीडियो सुनाते हैं। तो आपके साथ ये है। नहीं, मीडिया सिस्टम इन इंडिया इज नॉट अ मीडिया सिस्टम, सॉरी टू बी ब्लंट, is a political blackmailing system to get money, and in that blackmailing system you have no place. Chhattisgarh government is giving 1000 crores to media people, right? It is going directly from the budget called advertising into 10% people's hands, and they are using that to put pressure on them to get more business. That's media. छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने राहुल गांधी के उस बयान पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है, और भाजपा के छत्तीसगढ़ के एक प्रवक्ता और एक प्रमुख नौजवान उज्जवल दीपक ने अपने ट्विटर पेज पर उस वीडियो को पोस्ट किया है, और उस वीडियो में, उस ट्विटर पोस्ट में वो मुझको भी टैग किया है ताकि मैं देख लूँ उसको। तो मेरी जिम्मेदारी बनती है उस पर टिप्पणी करने की। 1000 करोड़ रुपया अगर छत्तीसगढ़ सरकार ने मीडिया के लिए रखा है तो मैं थोड़ा हैरान हो रहा हूँ। उसमें से लाख रुपया भी मेरे पास नहीं आया है। पहले विधानसभा चुनाव की लंबी चौड़ी आचार संहिता चली, उस वक्त भूपेश बघेल सरकार थी, लेकिन आचार संहिता चली, मीडिया को कोई पैसा, बजट का पैसा नहीं जा पाया। चुनाव का पैसा जिनको मिला होगा जरूर मिला होगा, बजट का पैसा नहीं जा पाया। हमको चुनाव का भी कोई नगद पैसा नहीं मिला। मैं कैमरे पर दोनों पार्टियों के नेताओं के सामने ये बात कह रहा हूँ विधानसभा चुनाव में, और अभी लोकसभा चुनाव भी आके चले गया, हमको इस चुनाव में भी कोई पैसा नहीं मिला, नगद पैसा। ये भी मैं दोनों पार्टियों के नेताओं के सामने कह रहा हूँ। हमको अखबार में जो थोड़े से इश्तहार छपे चुनाव के राजनीतिक दल के, केवल उन्हीं का चेक से भुगतान हुआ है। तो मैं राहुल गांधी को लेकर, उनके बयान को लेकर थोड़ा हैरान हूँ कि छत्तीसगढ़ सरकार ने 1000 करोड़ रुपए का पब्लिसिटी का बजट रखा जो चुनिंदा 10% लोगों को दिया गया। तो आपके साथ ये है। नहीं, मीडिया सिस्टम इन इंडिया इज नॉट अ मीडिया सिस्टम, सॉरी टू बी ब्लंट, is a political blackmailing system to get money, and in that blackmailing system you have no place. Chhattisgarh government is giving 1000 crores to media people, right? It is going directly from the budget called advertising into 10% people's hands,
and they are using that to put pressure on them to get more business. That's media. बड़ी दिलचस्प बात है, चूंकि मेरा भी पापी पेट इसी धंधे से जुड़ा हुआ है, तो मैं जानना चाहता हूं राहुल गांधी से, जो उन्होंने कहा है, और बजट का 1000 करोड़ रुपया, तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या सचमुच ही 1000 करोड़ रुपया बजट में रखा गया है छत्तीसगढ़ के? अगर रखा गया है तो ये कौन से 10% लोगों को दिया गया है? इसके साथ साथ उन्होंने एक बात और कही है। उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान का मीडिया आज ब्लैकमेलर हो गया है। थोड़ा हैरान हो रहा हूं मैं, क्या सचमुच ही पूरे के पूरे मीडिया के बारे में ऐसी कोई बात कहना चाहिए? बड़े नेता हैं राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी के युवराज हैं, उसका भविष्य मानते हैं कांग्रेस का। उनको कई लोग उनको वर्तमान भी मानते हैं कि वही वर्तमान भी है। खड़गे वगैरह ऐसे दिखावे के हैं, असली तो राहुल ही हैं, ऐसा भी मानते हैं लोग। मैं नहीं जानता, मेरी भीतर तक पहुंच नहीं है कोई। क्या राहुल को पूरे के पूरे मीडिया को, हिंदुस्तान के मीडिया को ब्लैकमेलर कहना चाहिए था? क्या इसी मीडिया में कुछ हिस्सा ऐसा नहीं है जो खतरा उठा के भी कांग्रेस पार्टी को और राहुल गांधी को जगह देता है? क्या सारे के सारे तमाम मीडिया को ब्लैकमेलर कह देना, छत्तीसगढ़ सरकार का 1000 करोड़ रुपए का बजट मीडिया को चले जाना, थोड़ा सा अटपटा है। मैं उनकी जानकारी का खंडन नहीं करता, वो बड़ी जगह पर बैठे हुए हैं, पार्टी के नेता हैं। हो सकता है छत्तीसगढ़ से उनकी पार्टी के नेताओं ने ये दी हो उनको जानकारी। लोगों का मजाक ये था जब मैंने पूछना चालू किया कि ये शायद पिछली भूपेश बघेल सरकार के बारे में उन्होंने कहा है कि 1000 करोड़ का मीडिया बजट था, पब्लिसिटी बजट था। मुझको नहीं मालूम कि भूपेश सरकार के बारे में उन्होंने कहा क्या किया, लेकिन मीडिया पे दबाव बनाना या मीडिया दबाव बना रहा है, छत्तीसगढ़ की सरकार ऐसा कर रही है, मीडिया ब्लैकमेलर हो गया है, पता नहीं उनकी इन बातों के कतरा कतरा टुकड़ा टुकड़ा बातों के क्या सबूत हैं उनके पास। एक लाइन कह के पूरे देश के मीडिया के मुंह पे थूक देना। मैं नहीं जानता है राहुल गांधी की कौन सी समझदारी है। मैं कम से कम राहुल गांधी को ये याद दिला सकता हूँ कि मैं अकेला नहीं हूँ, बहुत सारे और अखबार नवीस हैं, बहुत सारे हैं, मैं अकेला नहीं हूँ जिन्होंने कभी ब्लैकमेल नहीं किया सरकार को, न भूपेश बघेल की सरकार को किया, न मौजूदा सरकार को किया। बहुत से अखबार नवीस हैं जो छोटे होंगे, छोटा होगा अखबार उनका, बहुत कामयाब, बहुत बड़ा नहीं होगा, लेकिन नहीं करते हैं ब्लैकमेलिंग। आप पूरे के पूरे मीडिया नाम के शब्द पे जिस तरह से थूक के आगे बढ़ जा रहे हो, ये ठीक बात नहीं है राहुल गांधी। जिस वक्त आपकी भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी, उस वक्त हमने आपकी मेहनत की तारीफ की थी, बिना कोई इश्तहार पाए हुए, पार्टी का कोई एहसान पाए बिना हमने तारीफ की थी उसकी कि नेता को ऐसा रहना चाहिए, जनता के बीच जाना चाहिए। राहुल गांधी तब के निकलेंगे इस यात्रा के आखिर में। अब मुझको लग रहा है राहुल गांधी ने गुटखा खाकर मीडिया के ऊपर थूक दिया है। पता नहीं वो गुटखा खाते हैं कि नहीं, हरकत वैसी ही है उनकी। ये बयान उनको भारी पड़ेगा। तो क्यों किया ऐसा राहुल? आपको तो कई लोग कम से कम तमीज़दार मानते हैं। पूरे हिंदुस्तानी मीडिया को आपने एक लाइन में ब्लैकमेलर करार दे दिया। हैरान हो रहा हूं मैं कि लोग ऐसे बयान क्यों देते हैं। जिनको उगलना आसान रहता है, निगलना भारी पड़ेगा राहुल गांधी को। लोगों को पूरा याद आ गया कि 1975 में इसी परिवार ने, इसी पार्टी की सरकार ने कैसे इमरजेंसी लगाई थी और क्या क्या राहुल के चाचा संजय गांधी ने क्या क्या ज्यादतियां की थी। याद है लोगों को, मुझको हल्का सा याद है। हल्का सा याद इसलिए है कि मैंने 1976 में अखबार की नौकरी शुरू की थी, इमरजेंसी के बीच में। मैं बहुत छोटा था, बहुत जूनियर था, मेरे ऊपर सीधे कोई दबाव नहीं आ सकता था इमरजेंसी का और सेंसरशिप का।
लेकिन ये संजय गांधी के सेंसर मंत्री विद्याचरण शुक्ल का शहर था रायपुर। तो मैं जानता हूं कि विद्याचरण शुक्ल का क्या आतंक था उस समय, ये जानता हूं मैं अच्छे से। तो राहुल गांधी जी, आपके इस बयान ने ये याद दिला दिया है कि आपके कुनबे ने 1975 में देश पे इमरजेंसी थोपी थी। उस वक्त तो आपके कुनबे ने पत्रकारों को, अखबारों को, मीडिया को ब्लैकमेलर भी नहीं कहा था। आज आप उनको ब्लैकमेलर कह रहे हैं। आप सोचिएगा, क्या ऐसा तो नहीं है कि एक दिन में समझदारी की जितनी बातें करने की आपकी क्षमता है, आप उससे थोड़ा ज़्यादा बोल रहे हैं। और भी अटपटी बातें उन्होंने की हैं, कहीं कहीं कोर्ट में गए हुए हैं, लोअर कोर्ट से सदस्यता खत्म हो गई है संसद की, कई चीज़ें हुई है। सोचने की ज़रूरत है उनको कि क्या वो भी कांग्रेस के कुछ एक और नेताओं की तरह सेल्फ गोल करने वाले एक नेता नहीं हो गए हैं। मैं बड़ा आहत हूँ मीडिया के ऊपर उनके थूकने से, और मैं मीडिया के बाकी लोगों को बतलाना भी चाहता हूँ। मैंने अभी इस वीडियो को मांगते हुए एक टीवी पत्रकार को फ़ोन किया था कि आपके पास ये वीडियो हो तो भेज दो राहुल का मुझको। उन्होंने भेजा है अभी। उन्होंने भी मुझको कहा कि इस पर किसी ने कुछ कहा नहीं है, आप ज़रूर बोलिए इस पर। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मैं मीडिया का प्रतिनिधि बनकर नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो अपने अकेले की तरफ से बोल रहा हूँ। लेकिन मीडिया के लोग भी सोचें इस बारे में कि क्या उनके नाम पर ये थूक नहीं दिया गया है कि तुम ब्लैकमेलर हो। तो आपके साथ ये है नहीं, मीडिया सिस्टम इन इंडिया इज नॉट अ मीडिया सिस्टम, सॉरी टू बी ब्लंट, is a political blackmailing system to get money. And in that blackmailing system, you have no place. Chhattisgarh government is giving 1,000 crores to media people, right? It is going directly from the budget called advertising into 10% people's hands. And they are using that to put pressure on them to get more business. That's media. मैं किसी नतीजे पर नहीं पहुंच रहा हूं। मैं ये 3-4 बयान जो हैं, झीरम के सबूत जेब में वहां से लेकर तो रोहिंग्या मुसलमानों को छत्तीसगढ़ में बसाया, अनगिनत बयान थे वहाँ तक। विजय शर्मा ने कहा कि भूपेश की जेब से निकाल लेंगे सबूत, वहाँ तक। और आखिर में जिस तरह से गुटखा खाकर राहुल गांधी ने मीडिया के चेहरे पर थूका है, वहाँ तक। आप सोचिएगा इन बयानों के बारे में आपका क्या कहना है। फिर मिलेंगे। आपको अगर मेरी बातें अच्छी लगती हैं, ये एडिटोरियल अच्छा लगता है, हर बार इतना लंबा नहीं रहेगा, तो आप नोटिफिकेशन की बटन दबा सकते हैं। हमारे इस YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, इसके लिंक और लोगों को भेज सकते हैं। नीचे कमेंट कर सकते हैं कि आपको ये मुद्दा कैसा लगा, मेरे तर्क कैसे लगे, मेरा आहत होना राहुल गांधी की बात पे वो आपको कैसा लगा, सोच के देखिएगा। और चूंकि बात मैंने राहुल के गुटखा खाने के बारे में कही है, इसलिए मैं अपनी छोटी सी सलाह आपको यही देता हूँ कि गुटखा, तम्बाकू, सिगरेट, बीड़ी, इससे दूर रहिए। तंबाकू किसी भी शक्ल में आपको कैंसर दे के जाता है, आप बच नहीं सकते। कैंसर जगह आकर आपके मुंह में, आपके फेफड़े में बैठ जाता है, तो वहाँ से वो यमराज को लाइव लोकेशन भेजता है कि यहाँ एक रेडीमेड केस है, आकर ले जाओ। वो भैंसे पे चढ़ के आते हैं। मुझको नहीं लगता कि भैंसे पे साथ बिठा के ले जाते होंगे, रस्सी में बांध के पीछे ले जाते होंगे ऊपर। आप जाने कि आपको क्या अच्छा लगता है, तंबाकू अच्छा लगेगा कि वैसा जाना अच्छा लगेगा। फिर मिलेंगे।